नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत करता हूँ आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। ये टॉपिक है मध्यकालीन झारखंड, यानी कि झारखंड के इतिहास का जो प्राचीन भाग है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग मध्यकालीन भाग पर आ चुके हैं, तो आज का ये पहला वीडियो मध्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रख लीजिएगा, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले वीडियोस में, उससे बाहर प्रश्न जाने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं होंगी। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट देना चाह रहे हैं, मतलब झारखंड का संपूर्ण ज्ञान हो कम समय में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्यकाल के, इस पूर्व मध्यकाल के टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पर लिख रखा है वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो चतरा में इटखोरी स्थित जो मां भद्रकाली की मूर्ति है या फिर मंदिर की बात की जाए तो पाल काल से ही संबंधित है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इटखोरी का जो मंदिर है मां भद्रकाली का, वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है झारखंड में। और सवाल कई बार पूछा गया है कि ये इनका संबंध किस काल से है, तो पाल काल से इनका संबंध है। इटखोरी स्थित जो भद्रकाली की मूर्ति है, ऐसा माना गया है कि इनका निर्माण जो है वो पाल काल में ही हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महेंद्र पाल के जो शिलालेख हैं वो इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में कई ऐसे चीजें हैं, पुरातात्विक चीजें जो कि प्राप्त की गई हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था। लेकिन अगर हम महेंद्र पाल के शिलालेखों की बात करें तो वह इटखोरी में प्राप्त हुआ है। तो मैंने इटखोरी के संदर्भ में क्या बताया, जो इटखोरी के स्थित जो मंदिर है भद्रकाली का, जो भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है मंदिर, भद्रकाली मंदिर, तो वो जो मंदिर है वो पाल काल से इनका संबंध है। और महेंद्र पाल के जो शिलालेख है वो इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें गुमला में स्थित महामाया मंदिर और टांगीनाथ मंदिर तथा रजरप्पा जो में छिन्नमस्तिका का मंदिर है, उनका भी संबंध पाल काल से है। देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं पाल काल का, पाल शासकों के काल का, जहां पर मैंने आपको एक भद्रकाली मंदिर के संदर्भ में बताया और ये जो महामाया और टांगीनाथ मंदिर है, इसके साथ साथ जो रजरप्पा रामगढ़ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रजरप्पा में छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है, इनका भी जो संबंध है वो पाल काल से है। ठीक है, मतलब पाल काल से इसकी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अनुमान लगाया गया है। वहीं पर झारखंड का जो मलूटी नामक स्थान है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मंदिरों का गांव, वो पाल काल से ही संबंधित है। मतलब देखा जाए तो हम पाल काल को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाल काल में मंदिरों से जुड़े बहुत सारे निर्माण, बहुत सारे चीजें हुई हैं। भद्रकाली से लेकर के महामाया, टांगीनाथ, छिन्नमस्तिका और जो कि मंदिरों का गांव मलूटी जो है, वो भी हमारा जो संबंध है वो पाल काल से बिलोंग करता है। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। कहता है कि 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के राजा नरसिंह द्वितीय ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। तो देखो, ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया कि किस राजा ने अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर दिया गया था, ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 12वीं शताब्दी की बात होती है, जब पहली बार उड़ीसा के राजा नरसिंह द्वितीय ने यहां के राजा के रूप में अपने आप को घोषित कर लिया गया था। वहीं पर अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो उड़ीसा के राजा नरजय, जो जय सिंह देव है, उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया था। यानी कि 12वीं सदी की अगर हम बात करें तो राजा नरसिंह द्वितीय याद रखना है कि ये झारखंड का राजा घोषित अपने आप को कर लिया था। और 13वीं शताब्दी में राजा जयसिंह देव ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया गया था, मतलब खुद को राजा घोषित कर लिए थे। दोनों उड़ीसा के थे, पहला और दूसरा, नरसिंह द्वितीय और
जय सिंह देव, ये दोनों चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? अभी हमने आपको पूर्व मध्यकाल में यही पढ़ाया कि पाल काल में कई सारे मंदिरों की व्याख्या की गई है झारखंड के इतिहास में, जिसमें से भद्रकाली की मंदिर, भद्रकाली की मूर्ति, महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, मलुटी नामक स्थान, और फिर मैंने आपको बताया कि दो राजा ऐसे भी थे 12वीं और 13वीं सदी में जो कि खुद को राजा घोषित कर लिए थे। अब हम चलते हैं सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल तक झारखंड में, ठीक है। तो बात होती है 13वीं सदी की, जब बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नदियां पर आक्रमण किया, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज अपने अधीन करने भेजा था। सल्तनत काल की बात हो रही है, और सल्तनत काल में कई ऐसे राजा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के टॉपिक में। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो 1310 में एक सेनापति भेजा था छज्जू मलिक, और उसने कहा था कि नागवंशी राजा को अपने अधीन कर लो। वहीं पर आपको यह बात भी याद रखना है कि फिरोज शाह जो तुगलक था उसने हजारीबाग के सतगावा को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ये बात हम कर रहे हैं सल्तनत काल की। देखो जी, ध्यान रखने वाली बात यह है, इतिहास इतना आप अगर पढ़ेंगे, इतिहास में कई सारी चीजें घटित हुई हैं, और मैंने आपको बताया ही है कि जिसका आपके पास प्रमाण है वही इतिहास है। तो ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी एक दो सवाल आए तो फिर मजा नहीं आए। इसीलिए टॉपिक मैं वही करा रहा हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा को जीत करके अपनी राजधानी बताई। खान देश के शासक आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। मैंने उपनाम के चैप्टर्स में यह जरूर बताया था कि खान जो है वो किस शासक को, मतलब कि झारखंडी सुल्तान किस शासक को कहा जाता था। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के कह करके संबोधन किया जाता था। वहीं पर अगर हम शेरशाह की बात करें तो बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी रास्ता अपनाया था, और 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। देखो, यहां तक आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है अब यहां से आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि झारखंड को किसने सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो आंसर होगा अकबर ने। कब जी? तो 1585 में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। पहले तो करों से मुक्त था झारखंड हमारा, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं, अपनी जंगल, अपनी भूमि, अपना सब कुछ। लेकिन वहीं पर जब मुगल सम्राट अकबर पहुंच जाते हैं घोड़ा वोड़ा लेकर के, मतलब कि भेज देते हैं सेना को, और फिर यहां पर झारखंड को अपना पहला करदाता प्रदेश बनाते हैं। 1585 की ही बात है जब शहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने अपनी सेना भेजी थी, वही चीज है। और इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई थी। अब अकबर ने क्या किया, जैसे आपने पढ़ा कि भाई करदाता प्रदेश बना, तो शहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने सेना को भेजा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक युद्ध लड़ी गई जिसमें नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई। देखो, झारखंड के अलावा अलग अलग पहले राजतंत्र था जहां पर लोगों का कब्जा कैसे होता था, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जो जीता वही उस पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार अकबर ने भी शहबाज खान के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी, और जो नागवंशी शासक मधुकर शाह था वो पराजय हो गया। 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त हुआ। क्या नाम था जी? राजा मानसिंह। कब? 1589 में, माफी चाहूंगा, ये चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1589 में राजा मानसिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त हुआ। वहीं पर
1592 में मानसिंह जो था उन्होंने राजमहल को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाई। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल को बिहार एवं जो बंगाल है उसकी राजधानी बनाई थी। जहांगीर के समय शंख नदी हीरे के लिए प्रसिद्ध था। शंख नदी आपको पता होगा कहां से इसका उद्गम स्थल है। तो जब जहांगीर राज कर रहा था उस समय शंख नदी में हीरे के लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। जहांगीर के द्वारा बंदी बनाए गए जो दुर्जन साल था वो 1628 में छूटने के बाद 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को कर ना देने के उपलक्ष्य में उसको ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। ठीक है, और वहां पर यह कहा गया कि अगर आप 6000 रुपया टैक्स देंगे तब आपको यहां से रिहा किया जाएगा, और उसने रिहा भी कर दिया भाई। औरंगजेब के शासनकाल में दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था जो चास का शासक था, और औरंगजेब की जो मृत्यु है के बाद झारखंड मुगल शासक से मुक्त हो गया। मतलब कि औरंगजेब जैसे ही मृत्यु उसकी हुई, जैसे ही वो स्वर्ग नर्क पधारा, वैसे ही मुगल शासक झारखंड में ऐसा माना जाता है कि वो समाप्त हो गया। तो एक तरफ से कह लीजिए तो मैंने आपको यहां पर एक वन लाइनर फॉर्म में समझाने की कोशिश की। हालांकि आपको अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे के चैप्टर्स जो कि आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, सो चिंता नहीं करें और आगे की क्लासेस का इंतजार कीजिए, लेकिन अन्य तथ्य को भी लिख लीजिएगा। चौसा की लड़ाई कब हुई? 1539 में, और सुल्तान सुज्जा की राजधानी राजमहल को बनाई गई, और इस्लाम खान से अपनी राजधानी राजमहल से ढाका हस्तांतरित की। अब देखो मैंने आपको ये पॉइंट जो लिखाया है, जितने भी अभी लिखाया, चाहे इटखोरी का भद्रकाली मंदिर हो, फिर आपका उड़ीसा का राजा अपने आप को घोषित कर देना, और सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल तक, तो ये एक वन लाइनर के फॉर्म में मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आप सभी को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।